गुड इवनिंग एवरीवन, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 3 के रीजनिंग के सेट नंबर 7 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, सेट नंबर 7 के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, 7 नंबर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो क्या किया गया है, 15 3 18 3 21, 3 3 6 और 3 9, 8 3 11 और 3 14। यहां पर 6 + 4 10 और +3, तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। इसका मतलब एक का आंसर क्या चला गया, डी चला गया। एक का आंसर क्या चला गया, डी नंबर। क्या कि इसमें से चारों में से भिन्न कौन सा है, ये। क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक के बाद क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6 इमारत L M N X Y और Z एक वृत्त में केंद्र की ओर है। प्रत्येक इमारत दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, जैसे कि कुछ इस तरह से 4 और 2 6। पहला लाइन कह रहा है कि बिल्डिंग X, क्या कह रहा है पहला लाइन, कि देखिएगा यहां पर, तो बिल्डिंग X बिल्डिंग M या बिल्डिंग Z के ठीक बगल में नहीं है। मतलब साइड में लिख लो कि X M या Z के बगल में नहीं होना चाहिए। तो बिल्डिंग X बिल्डिंग M या Z के ठीक बगल में नहीं है। अब कह रहा है कि बिल्डिंग M का निर्माण बिल्डिंग Y के ठीक दाईं ओर हुआ है। तो बिल्डिंग M का निर्माण Y के ठीक दाईं ओर, मान लो कि ये Y है। M का निर्माण कहां हुआ है, तो बिल्कुल दाईं ओर हुआ है। बिल्डिंग M का निर्माण बिल्डिंग Y के ठीक दाईं ओर हुआ है। बिल्डिंग N बिल्डिंग M के ठीक विपरीत है। अब M कहां पे है, तो M के ठीक विपरीत है। ये भी लाइन बैठ गया कि बिल्डिंग N बिल्डिंग M के ठीक विपरीत है। फिर कह रहा है कि बिल्डिंग L जो कि बिल्डिंग X के ठीक विपरीत है, L के ठीक दाईं ओर बिल्डिंग Z है। अब L के ठीक दाईं ओर Z है। अब बताइए कि L के ठीक दाईं ओर Z है तो यही होगा, और कहीं हो सकता है क्या। तो L के ठीक दाईं ओर बिल्डिंग Z है। और इससे पहले का लाइन कह रहा है कि बिल्डिंग L जो कि X के ठीक विपरीत है। अब L कहां पे है, तो X के ठीक विपरीत है। अब X के बगल में M और Z नहीं है, मतलब ये भी मैच कर गया। तो ये लाइन तो फालतू ही दिया हुआ था, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो कह रहा है बिल्डिंग Z के, सवाल क्या पूछ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि बिल्डिंग Z के ठीक बाईं ठीक दाईं ओर स्थित है। तो बिल्डिंग Z के ठीक दाईं ओर कौन सी बिल्डिंग स्थित है, N स्थित है। मतलब कि 24 का आंसर डी हो जाएगा। 24 का आंसर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत। डन। जो भी लिखते जाइएगा, खास करके सिटिंग पजल बना रहे होंगे तो उसको समझते भी जाना है और लिखते भी जाना है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि कैच को ये लिखा जाता है, मैच को ये लिखा जाता है, मिनट को ये, तो टीच को क्या लिखा जाएगा। तो बस कॉपी पेस्ट करना है। टीच को क्या लिखा जाएगा, तो टी तीसरा लेटर है। तीसरा लेटर क्या है, 8, मतलब कि यहां पे 8 हो गया। अब ई कौन सा है, अब ई का ई लास्ट लेटर है, तो लास्ट लेटर का मतलब 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। अब ए सी एच, तो देखिएगा ए सी और एच, तो ए सी एच का मतलब क्या हो जाएगा, 1 3 और 5 होगा कि नहीं होगा। तो 1 3 और 5, बस वहां से कॉपी पेस्ट करना था। 8 7 1 3 5, मतलब ऑप्शन डी। तो 25 का जो ऑप्शन होगा वो क्या चला गया, डी नंबर। 25 का ऑप्शन डी, कॉपी पेस्ट करना था। क्लियर है ना। 26 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वां है। मान लो कि एस से सचिन हो गया। अब ये बाएं से कितना है, 11वां है। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे बनता है। और राज दाएं से 7वां है, आर से राज हो गया। अब ये दाएं से राइट साइड से कितना है, 7वां। अब दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। दोनों ने क्या किया, अपना स्थान आदान प्रदान करते हैं। तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर चला जाता है। अब सचिन बाएं से 16वें स्थान पर
चला जाता है, 16वें स्थान पर चला जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, देखो आज के बाद ये क्वेश्चन कितना फास्ट बनेगा। तो देखिए सचिन बाएं से 11 था और आर से कौन नाम है, राज दाएं से 7वां। जब दोनों अपना स्थान बदल लिया तो सचिन का स्थान ये हो गया और राज का स्थान ये हो गया। ठीक है, स्थान बदलने का मतलब क्या, अब जो लेफ्ट से 11 था सचिन, अब वो राज हो गया, और राज जो राइट से 7 था वो सचिन हो गया। अब बताइए यहां पे बात किसके बारे में कर रहा है, सचिन के बारे में। सचिन बाएं से 16 और सचिन दाएं से 7। तो जैसे ही एक ही व्यक्ति का रैंक दोनों तरफ से पता चल जाता है तो कुल छात्र कितने हो जाते हैं, तो कुल छात्र होते हैं दोनों का योग अब -1, मतलब कि टोटल 22 आपके आंसर हो गए। कितने हो गए, 22, मतलब ऑप्शन बी। तो आज के बाद ये सवाल इसी तरह से बनाने, 26 का ऑप्शन बी। क्लियर है, बढ़े आगे। चलो फिर 27 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। उस विकल्प को चुने जो कि अन्य तीनों से अलग है, अन्य तीनों से अलग है। देखिए ये दोनों आमने सामने, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पे नहीं है। तो फिगर नंबर बी डिफरेंट होगा, फिगर नंबर बी। आसान था, 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है, क्योंकि यहां पे ट्रायंगल ना होना चाहिए, यहां पर क्या दे दिया है, चतुर्भुज दे दिया है, मतलब कि ये एरर है। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। उस विकल्प को चुनकर जो आकृति 3 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आकृति 2 आकृति 1 से, इसका संबंध इससे, तो बताइए कि इसका संबंध किससे होगा। तो देखिएगा यहां पे ट्रायंगल बाहर है, वो अंदर चला गया, मतलब दोनों ने अपना प्लेस इंटरचेंज कर लिया है ना। यहां पर क्या था, अगर देखेंगे तो यहां पर ट्रायंगल बाहर है, स्क्वायर अंदर, यहां पर क्या हो गया, स्क्वायर बाहर हो गया, ट्रायंगल अंदर। तो सेम चीजें क्या हो जाएगा, ट्रायंगल यहां पे बाहर हो जाएगा और सर्कल अंदर हो जाएगा, और प्लस का प्लस ही रहेगा, जैसे मल्टीप्लाई सेम है। अब बताओ क्या आंसर होगा, प्लस होने चाहिए सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के अंदर में सर्कल और फिर प्लस। ऑप्शन नंबर 28 का डी, 28 का डी हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अविवाहित व्यक्ति, बिजनेस लीडर और पुरुष। मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट फिगर क्या हो जाएगा, तो मान लो कि ये हो गया पुरुष, ये क्या हो गया पुरुष। अब कुछ पुरुष जो होंगे वो अविवाहित होंगे और कुछ पुरुष बिजनेस लीडर होंगे और कुछ पुरुष अविवाहित के साथ साथ लीडर होंगे। तो ये ऑप्शन अगर डाल दे तो सबसे बेस्ट फिगर यही होता है और 29 का आंसर डी हो जाता है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया तब हम ये ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन जब ये दे दिया तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। क्लियर, 30 नंबर देखिए, चलो अगला सवाल। निम्नलिखित चित्र का सही जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। अब इसका देखिए जल प्रतिबिंब की बात है, जल प्रतिबिंब का मतलब होता है ये जल प्रतिबिंब। सबसे पहले तो स्क्वायर स्क्वायर होगा, अब बीच में एक स्क्वायर है वो भी स्क्वायर ही बनेगा, फिर उसके बाद एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल ही बनेगा, बनेगा कि नहीं। अब ये चीजें तो बीच की स्थिति तो बिल्कुल सही रहेगी। अब ये चीजें जो है, अब ये चीजें जो दी गई है यहां से देखोगे, अब ये चीजें जो दी गई है तो ये भी बिल्कुल ऐसा। अब ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये वाला पार्ट कहां चला आएगा, नीचे, जो कि इस तरह से बूंदा बूंदा दिया हुआ है।
ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है वो ये ऊपर चला जाएगा। उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट नीचे चला आएगा, आ जाएगा कि नहीं, और ये वाला जो पार्ट है ऊपर चला जाएगा, ऐसे वाला पार्ट। अब देखना है कि कौन से फिगर में है, मतलब ये दोनों आमने सामने हो जाएगा और ये दोनों, तो ए में तो दिया हुआ है, ठीक है, अब बी में नहीं दिया हुआ है क्योंकि चारों एक ही तरफ का दे दिया है, देखिए, तो ये नहीं होगा। अब इसमें देखिए ये दोनों एक तरफ कर दिया, डी नहीं होगा, और इसमें चारों एक तरह का, सी नहीं होगा, मतलब कि आंसर ए चला जाएगा। तो 30 का आंसर ए, 30 का आंसर क्या चला जाएगा, तो ए चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में कथन और धारणाएं दी गई है। कह रहा है कि निर्देशक के एक लिखित आश्वासन देने के बाद की कहानी ने किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों को विकृति नहीं किया था, फिल्म रिलीज हुई थी। कह रहा निर्देशक के एक लिखित आश्वासन देने के बाद की कहानी ने, निर्देशक के एक लिखित आश्वासन देने के बाद की कहानी ने किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों को विकृति नहीं किया था, फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म रिलीज, जैसे कि नहीं किसी चीज पे सेंसर बोर्ड अपना ये लगा देता है रोक, तो वही कह रहा है कि निर्देशक के एक लिखित आश्वासन देने के बाद कि कहानी ने किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों को विकृति नहीं किया था, फिल्म रिलीज हुई थी। पहला, फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, तो बिल्कुल सही, क्लियर दे दिया हुआ है, ऐतिहासिक तथ्यों की विकृति नहीं किया था मतलब उस पर आधारित है, धारणा पहला सही होगा। दूसरा, किसी विशेष समुदाय से जुड़े नेताओं ने रिलीज होने वाली फिल्म का विरोध किया, तो बिल्कुल सही, तभी तो उसके बाद जो है सो क्या किया गया, निर्देशक के लिखित आश्वासन देने के बाद की कहानी ने किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों की विकृति नहीं की थी, मतलब कोई ने कोई उस पर रोक लगाया। सेंसर बोर्ड कब हाथ लगाती है, ठीक है, जब कोई उसकी रिपोर्ट करती है। मान लीजिए कि आप मूवी बना रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं उठाया तो सेंसर बोर्ड आपको क्यों बोलने के लिए आएगा, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन मार्क लगा दिया तब उस पर क्या होती है चेकिंग, तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों धारणाएं निहित है, मतलब कि 31 का आंसर डी चला जाएगा, 31 का आंसर डी चला जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न और 2 तर्क। क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? अब ये प्रश्न पूछ रहा है, उस पर 2 तर्क दिए जाएंगे, यही ना, कि क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? तो पहला कह रहा है कि हां खरीदनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गणेश की पुरानी मोटरसाइकिल जिसे वह पिछले 15 सालों से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा है, उसे उस मोटरसाइकिल से आने जाने में अक्सर परेशानी हो रही है। तो पहला तर्क तो बिल्कुल मजबूत कह रहा है। दूसरा, नहीं, विरोध कर रहा है, नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की मौजूदा समस्या को बढ़ा देगी। गलत, प्रदूषण तो पुरानी गाड़ी भी बढ़ाएगी, नई गाड़ी भी बढ़ाएगी, ऐसा थोड़ी कि नई गाड़ी पर पोल्यूशन थोड़ा कम ही करेगी। क्या हो जाएगा, केवल तर्क 1 मजबूत है, मतलब कि 32 का आंसर ए हो जाएगा, 32 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि केवल तर्क 1 मजबूत है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। LLMN, अब यहां पर देखिए क्या है, पहला लेटर जब भी होगा या तो N होगा या तो M होगा। तो LLMNN करके देखते हैं। LLMNN, फिर OPP, फिर QRR, STT, UVV, WXX, मिल गया। देखो क्या कर दिया गया है, तो देखो LL, फिर M, फिर NN, फिर OPP, QRR, STT, UVV, WXXY, मतलब कि NRUX, ऑप्शन सी। लॉजिक मैच कर गया, लॉजिक मैच कर गया। एल से स्टार्ट हो रहा है, एल डबल, मतलब एल का अल्टरनेट जितना भी है वो डबल हो रहा है,
और बीच वाले जितने भी ऑड लेटर हैं वो सिंगल हो रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है तो समझो, यहां पे डबल एल फिर एम सिंगल, फिर उसके बाद डबल एन फिर ओ सिंगल, फिर डबल पी फिर क्यू सिंगल, फिर डबल आर एस सिंगल, फिर डबल टी। इस तरह से सीरीज चलता जा रहा है। अब तो समझ ही गए होंगे, तो 23 का आंसर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। ठीक है, 34 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। किसी कूट भाषा में स्वीट कॉर्न सूप को यह लिखा जाता है, स्वीट कॉर्न स्ट्रेच को यह लिखा जाता है, और कॉर्न स्ट्रेच सूप को यह लिखा के रूप में लिखा जाता है, तो स्वीट कॉर्न सॉप को क्या लिखा जाएगा। तो स्वीट कॉर्न और सॉप। तो एक बात बताइए कि स्वीट कॉर्न और स्वीट कॉर्न मैच कर रहा है, तो दोनों में देखिए दो कोड मैच कर रहा है। क्या सब, पाम और बाम। तो सबसे पहले तो पाम और बाम तो होगा, पाम और बाम तो होगा, पाम और बाम। तो पाम और बाम किस में दिया हुआ है, ए में नहीं दिया हुआ है, सी में नहीं दिया हुआ है। अब ये दोनों में से आंसर होगा। अब रह गई बात तो सॉप का कोड क्या होगा। तो सॉप इसमें नहीं है, इसमें है। कॉर्न स्ट्रेच, तो कॉर्न का तो बाम तो हटा दीजिए, हो चुका है। और अब काम होगा या लेम होगा। अब इस दोनों में देखिए स्ट्रेच स्ट्रेच कॉमन है, तो दोनों में लेम लेम कॉमन है, मतलब कि काम हो जाएगा। मतलब पाम बाम और काम, मतलब कि 34 का आंसर बी हो जाएगा। डायरेक्ट बन गया ना, बस दिमाग लगाने की जरूरत है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है और श्योरली बनता है। ठीक है, 34 क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि वह कौन है। तो मेरे पिता की बहन मतलब बुआ की मां, दादी मां के बेटे मतलब पिताजी की बेटी है। विपिन का उस महिला से क्या संबंध है। तो विपिन का उस महिला से क्या, देखिए डायग्राम बना देते। वह कौन है, मेरे पिता की बहन। मेरे मतलब क्या, विपिन। विपिन के पिता की बहन मतलब विपिन की बुआ। अब बुआ की मां मतलब दादी, और दादी के बेटे मतलब पिता की बेटी है, या फिर चाचा की बेटी है, मतलब कि वो क्या हो जाएगा। तो विपिन को उसका क्या लगेगा, तो भाई लगेगा। क्या लगेगा, भाई, या फिर चचेरा भाई। तो भाई भी कह सकते हैं और चचेरा भाई भी कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाई। 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा। डायग्राम बना दें। तो मान लो कि ये विपिन है। विपिन कहता है कि वह कौन है, तो मेरे पिता की बहन, पिता की बहन के पिता, यही ना। वह मेरे पिता की बहन की मां, सॉरी, मतलब कि वह मेरे पिता की बहन की मां, मतलब विपिन की दादी हुई कि नहीं। अब मां के बेटे, मतलब बेटे ये हो गए, बेटे की बेटी है, बेटे की, अब इनका बेटा यही ना होगा, इनके बेटे की बेटी है। कौन, तो यह लड़की हो गई। क्या हो गई, यह लड़की हो गई। तो विपिन बताइए इसका कौन है, तो भाई है। आंसर हो गया 35 का। क्लियर। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं 36 नंबर पे। क्या कह रहा है, किसी कोड भाषा में मैग्नीफायर को यह लिखा जाता है, देखिएगा MAGN, IFIER, या फिर छोड़ो वो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया गया है, तो आई को अपनी जगह पे छोड़ दिया है, FIER आई को अपनी जगह पे छोड़ दिया। तो हम भी क्या करेंगे, TRAN को लास्ट में लिख देंगे, S को अपनी जगह पे छोड़ देंगे, और IENT को IENT कर देंगे, और यह आपका आंसर हो जाएगा। तो IENTST, तो IENTSTRAN 36 का आंसर बी हो जाएगा। तो 10 लेटर है, बीच वाले लेटर को वही रखा है, सॉरी 9 लेटर है, बीच वाले अक्षर वही है। पहला 4 लेटर लास्ट चला जाता है और लास्ट का 4 लेटर पहले आ जाता है, बस, और कुछ भी नहीं किया है इस क्वेश्चन में। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर। एक क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है,
देखिएगा जरा, छत्तीस के बाद देखिए 62, देखिए 36 के बाद एक क्वेश्चन है, ठीक है, 58 नंबर में, जो इसमें चलो नहीं है, मैं अलग से बता देता हूं। तो 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दो सुई पहली बार एक दूसरे के लिए समकोण बनाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। तो पहली बार जब बोल दिया, तो पहली बार जब बोल दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस एंगल। तो क्या हो जाएगा, 4 और 5 बजे के बीच बोल रहा है, 4 और 5 के बीच में बोल रहा है, तो 4 और 5 के बीच में बोल रहा है, तो बेस क्या हो जाएगा 4, तो 2/11 30 गुना h का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 120 माइनस 90, तो 2/11 कितना हो जाएगा 120 माइनस 90 मतलब कि 30 और 60/11, ये जो निकलता है ना मिनट निकलता है। तो बताइए समय कितना हो जाएगा, तो समय हो जाएगा 4 बज करके 11 × 55 5/11। ऑप्शन से 58 का ऑप्शन क्या चला जाएगा, तो ऑप्शन से देखते हैं तो ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा 4 60/11, ए नंबर आंसर लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूट गया है इसमें, ठीक है, स्लाइड में नहीं सेट हो पाया है, लेकिन रीजनिंग का ही ये क्वेश्चन है, 58 का ऑप्शन ए 4 60/11 या फिर ये, तो ए नंबर आंसर चला जाएगा 58 का। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं 62 नंबर पे, क्या कह रहा है, यहां दो कॉलम में, दूसरे कॉलम में ये दी गई है, तो पूछ रहा है निक का कोड क्या होगा। तो निक है कहां पे, तो निक बस यहां पे है। अब देखिएगा TR तो चलो दिख रहा है, अब TR के बाद I भी दिख रहा है, लेकिन A बताइए कहीं नहीं दिख रहा है, AN कहीं नहीं दिख रहा है, तो निक का कोड कैसे बता पाएंगे। तो चलो दोनों में TR मैच कर रहा है, तो दोनों में क्या मैच कर रहा है 3, दोनों में क्या मैच कर रहा है, TR सिर्फ मैच कर रहा है, तो दोनों में 3 और क्या मैच कर रहा है 2, 3 2 3 2 मैच कर रहा है। तो अब उसके बाद दोनों में I मैच कर रहा है, तो इस दोनों में चलो 8 मैच कर रहा है, तो N का कोड 7 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है, इसीलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए निक का कोड पूछ रहा है आपसे, है ना। तो I का कोड तो चलिए मिल गया कि दोनों में I कॉमन है, तो I का कोड तो 8 हो जाएगा। अब K की रह गई बात, TR निकल गया, अब क्या है कि K की रह गई बात, तो K इसमें है। अब बताइए कि TE दोनों में मैच कर रहा है, इस दोनों में TE मैच कर रहा है पहले और तीसरे में, तो दोनों में देखिएगा एक 5 मैच कर रहा है और एक 2 मैच कर रहा है ना। तो मतलब K का भी कोड 6 निकल करके आ गया, लेकिन N का जो कोड होगा 7 या 9 होगा, इसीलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो 62 का जो ऑप्शन होगा वो डी चला जाएगा, 62 का ऑप्शन डी चला जाएगा। क्लियर है? चलो फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने में, कह रहा है नीचे दी गई चित्र में त्रिभुजों तथा आयतों की संख्या का अंतर। तो त्रिभुजों तथा आयतों की संख्या का अंतर, तो पहले त्रिभुज कितने होंगे, तो 8 यहां पर हो जाएंगे और 8 यहां पर हो जाएंगे, और 2 त्रिभुज ये कॉमन है, तो 8 8 16 2 8 8 16 2 18 हो जाएगा, प्लस 1 2 3 4, तो 18 4 22 हो जाएंगे, 18 4 22 हो जाएंगे। ठीक है, और भी कहीं पे बन रहा है, तो 18 4 22, क्या कहीं और भी त्रिभुज बन रहा है? ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया। इस पे भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या?
नहीं बन रहा है। तो 18 4 कितना हो गया? 22 त्रिभुज हो गया, 22 त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब रह गई बात आयत की बात करें। ठीक है, त्रिभुज कितने हो गए? 22। अब आयतों की संख्या कितनी होगी? तो चलिए आयत की संख्या काउंट करते हैं। देखिएगा आयत यहां पर देखिएगा, ध्यान से, एक आयत हुआ, 2 3, तो 3 जब इसमें तो 3 इसमें भी बनेगा, बनेगा कि नहीं? 3 1 4, 5 और 1 6। तो समझ गए कि नहीं 6 कैसे बना? तो 6 कैसे बना? तो 6 कैसे बना? तो इसमें 3 और इसमें 3, 3 3 6। अब 6 के बाद देख लो एक 7 हो गया, 6 के बाद एक 7, 7 के बाद और भी कहीं बन रहा है, 7 के बाद एक ये 8 और एक ये 9, नहीं तो खैर ये टोटल आयत 9 बन रहे हैं। कैसे? तो ध्यान से देखिएगा, देखिए 3 इसमें बना और 3 इसमें बना, 3 3 6, एक 7, इसमें कितने आयत? 3, क्योंकि एक बड़ा वाला, एक ये वाला 2, एक ये वाला 3, तो 3 इधर से भी बनेगा, 3 3 6, 6 के बाद एक 7, 7 के बाद 2 और भी कहीं पे बन रहा है। ठीक है, आयत 7 के बाद, चलो 22 त्रिभुज हुए और 9 आयत होंगे। कितने होंगे? 9 आयत। अंतर कितने का? 13 का, क्योंकि देखिए इसमें भी 3 आयत बन रहा है, वो ठीक से फिगर नहीं दिख रहा है, 1 2 और एक 3, तो आंसर कितना हो जाएगा? बी। तो 63 का आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं 66 नंबर में। क्या कह रहा है? ट्यूसडे को ये लिखा जाता है, तो देखिएगा अब ट्यूसडे, अगर ध्यान से देखिएगा तो ट्यूसडे को लिखने में वो सभी दूसरा लेटर को वो छोड़ रहा है। देखिएगा यूएसए, आपको यूएसए अपने जगह पर है, अब इसमें क्या कर दिया है? तो टीयू एक बढ़ाया है, फिर ई में भी एक बढ़ाया है, एफ किया है, अब डी में से एक घटाया है सी, और वाई में से एक घटाया है एक्स। तो यही चीजें हम लोगों को भी करने हैं स्क्वायर में, SQUAREE है स्क्वायर। स्क्वायरी में क्या होगा? तो हम लोग को भी क्या करने हैं? तो ये जो सेकंड लेटर है Q अपने जगह पर ही होगा, A अपने जगह पर ही होगा, और ये अपने जगह पर भी। अब इसमें +1 और +1 -1 और -1, तो ST UV, R में से 1 गया Q और D, आपका आंसर हो जाएगा TQVA और QED, मतलब कि 66 का जो आंसर होगा वो C चला जाएगा। तो 66 का आंसर C चला जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 68। एक अक्षर श्रृंखला में एक निश्चित नियम का पालन होता है, अगले 2 अक्षर ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, A के बाद यहां पर B है, फिर C है, फिर D है, फिर E है। तो देखिएगा बीच में क्या है? अब ये देखो JKTU 4 लेटर है यहां पर, तो यहां से उठाओ, J के बाद I हुआ, मतलब -1,
-1 -1 -1 हुआ कि नहीं होगा? तो हमको आगे का बस 2 लेटर निकालना है। अब देखिए यहां से हमको रिलेशन कहां से ढूंढना पड़ेगा? तो रिलेशन ढूंढना पड़ेगा यहां से के से, KLMNO, तो हो गया। अब T से चलना पड़ेगा, हमको चलना कहां से है? तो T से चलना है। तो T से जब चलेंगे तो हमको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। तो ये सब जो हम लोग आए इसमें तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को क्या चलना है? हम लोगों को चलना है यहां से। तो देखिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, सबके बीच में 4 लेटर है। तो 2 लेटर तो फाइंड हो ही चुका है, हमको अगला 2 लेटर फाइंड करना है। तो हमको अगला 2 लेटर फाइंड करना है, मतलब कि हमको कहां से चलना पड़ेगा? तो देखिए अब ये 2 लेटर को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों से हमको क्या मतलब है? ये दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है। हम ये ढूंढेंगे यहां से T से, S R Q, तो क्या हो जाएगा? Q में एक घट जाएगा तो P हो जाएगा। पहला लेटर क्या हो जाएगा? P। अब उस तरह से U से आते हैं, तो U के बाद V, V के बाद W, X, तो Y हो जाएगा। मतलब कि EY आपका आंसर हो जाएगा B नंबर। तो 68 का आंसर B हो जाएगा। 68 का आंसर B। नेक्स्ट देखिए 76 नंबर में क्या कह रहा है? निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक शब्द बनाता है? सार्थक शब्द इनमें से कौन सा बना रहा है? सार्थक शब्द कौन सा बना रहा है? देखिए पुस्तक, वर्णमाला, पैराग्राफ, वाक्य, अध्ययन, शब्द। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 2, यानी कि वर्णमाला। वर्णमाला से क्या बनेगा? शब्द बनेगा, मतलब 2 के बाद 6, तो 2 के बाद 6 मतलब D नंबर आंसर। अब वर्णमाला शब्द के बाद क्या बनेगा? वाक्य। शब्दों से मिलकर के वाक्य बनता है। वाक्य से पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ के बाद अध्याय बनेगा, और लास्ट में जाकर के पुस्तक तैयार हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? सार्थक शब्द की बात करें तो 76 का आंसर D चला जाएगा। 76 का आंसर D। क्लियर है? 76 के बाद 78, C Z की सास है, Z P की एकमात्र संतान है। अब Z कौन है? तो P की एकमात्र संतान, लेकिन जनरल क्लियर नहीं हुआ। C Z की सास है। अब C कौन है? तो Z की सास है। तो Z की सास मतलब C यहां पर हो जाएगा कि नहीं होगा? तो C कौन है? तो Z की सास है। पहला लाइन भी हमने बैठा लिया। Z P की एकमात्र संतान है, P S के दादा है। अब P कौन है? तो S के दादा है। चलो मैंने यहां पे बैठाया कि P S के दादा है, मतलब पिता के पिता, P S के दादा है। बैठा करके देखते हैं। S T की भांजी है। अब S कौन है? तो भांजी है किसकी? T की। तो S T की भांजी है। यदि C के केवल एक पुत्री है, यदि C के केवल एक पुत्री है, यदि C की केवल एक पुत्री है, तब T Z से किस प्रकार संबंधित है? S T की भांजी है, तो S T की भांजी है। मान लो कि T को यहां रख देते हैं, तो S T की भांजी है, तो T Z से किस प्रकार संबंधित है? तो T Z से किस प्रकार संबंधित है? तो बहन होगा या तो भाई होगा, तो बहन होगा या तो भाई होगा। अच्छा भांजी है तो एक चीज और सोच दे सकते हैं हम लोग कि हम यहां पे ना रख करके, और क्योंकि केवल एक पुत्री है, ध्यान दीजिए C की केवल एक पुत्री है, तो T को अगर हम यहां पे रख दें तो T की बहन की बेटी भांजी हो गई कि नहीं हो गई? तो क्या रहा? तब T Z से किस प्रकार संबंधित है? तब हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन से मैच करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? साला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? साला। आंसर मैच कर गया, 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा। भांजी का मतलब बहन की बेटी, तो बहन यही ना होगी, बहन की बेटी। भांजी का मतलब बहन की, मतलब T की बहन की बेटी। अब C की एक पुत्री है, मतलब ये पुत्र होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। 79, ए अपने घर से दक्षिण दिशा में 18 किलोमीटर, ठीक है,
वहां पहुंचकर वह दाएं मुड़ा और आगे 10 किलोमीटर गया, दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, फिर वह बाएं मुड़ करके 18 गया। अब यहां से वो क्या करता है, बाएं मुड़ करके 18 गया, ठीक है, बाएं मुड़ कर 18 गया। तो बताएं कि ए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो अब जरा बताइए कि प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा होगी, तो ये दिशा हो जाएगी दक्षिण और पश्चिम के बीच में, मतलब कि दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हो जाएगी, तो दक्षिण पश्चिम का मतलब 79 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 79 का ऑप्शन बी। क्लियर है। अगला सवाल 80 नंबर देखिएगा, यहां पे कुछ नहीं किया गया है, देखिए मेंटल को। अब एम से एक लेटर पहले सब में वही किया है, देखिएगा एम से एक लेटर पहले एल फिर एन, ई से डी और एक लेटर बाद एफ, मतलब कि -1 + 1, और यही चीज आगे कंटिन्यू किया गया। एम से एक लेटर पहले देखिएगा एम और एक लेटर बाद ओ, टी से एक लेटर पहले एस, एक लेटर बाद यू, ए से एक लेटर पहले जेड, बी, एल से एक लेटर पहले के, एम, मतलब कि ये किया गया है। तो पूछ रहा है टेस्ट को क्या लिखा जाएगा, तो जरा बताइए कि टेस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग भी, एक लेटर पहले एस, यू, डी, एफ, आर, टी, एस, यू, मतलब एस यू और लास्ट में भी एस यू, तो एस यू और लास्ट में भी एस यू, बीच में डी एफ आर टी, तो डी एफ आर टी, मतलब कि 80 का जो आंसर हो जाएगा वो डी चला जाएगा। तो 80 का आंसर डी। समझ गए ना, एक लेटर पहले एक लेटर बाद, एक लेटर पहले एक लेटर बाद, तो हमने भी वही किया और आंसर हमारा मिल गया। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सीमा का छोटा भाई सोहन, तो सीमा का छोटा भाई सोहन मतलब सीमा से छोटा कौन हो जाएगा, सोहन। तो सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, सीता से आयु में बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता दीप्ति से छोटी है लेकिन श्वेता जो है वो सीमा से बड़ी है, लेकिन यह दीप्ति से छोटी है। यही ना कि श्वेता दीप्ति से छोटी किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ी कौन है, जरा बताइए कि आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो दीप्ति सबसे बड़ी है, मतलब कि 86 का आंसर ए हो जाएगा। 86 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 88, एक लड़की का जन्म 1 सितंबर 1970 को हुआ था, जिस दिन मंगलवार था। ठीक है, जिस दिन मंगलवार था। अगला जन्मदिन मंगलवार को पड़ेगा। तो बताइए कि यहां पे सितंबर का महीना दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है, सितंबर, और 1970 को क्या हुआ, जिस दिन मंगलवार था। क्या था, मंगलवार। तो देखिए 6 साल में बढ़ता है तो 71, 72, 73, 74, 75, 76 तक में क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सितंबर का महीना है, कब है, सितंबर का महीना है। ये सितंबर का महीना, जब जब लीप आएगा, जैसे कि 72 में, 76 में, इन सब जगहों पे 2 दिन बढ़ेगा, बाकी जगहों पे 1 दिन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहां तक मंगलवार आता है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, बुधवार, ये गुरुवार, ओहो, अब यहां से बुधवार से 2 दिन बढ़ेगा, यानी कि शुक्रवार हो जाएगा, हो जाएगा। फिर शनिवार, ये रविवार, सोमवार। अब मंगलवार आने वाला ही था कि 2 दिन बढ़ करके ये फिर बुधवार हो गया, मतलब कभी इंतजार करना पड़ेगा। 77, 78, 79, 80। अब 80 में तो आपको पता है कि 2 दिन बढ़ेगा। ठीक है, देखिए यहां तक आता है कि नहीं। तो बुधवार के बाद क्या हो जाएगा, 1 ही दिन बढ़ेगा, गुरुवार, शुक्रवार,
शनिवार। अब ये 2 दिन बढ़ करके क्या हो जाएगा, शनिवार से ये सोमवार हो जाएगा, मतलब कि 81 में मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो आंसर सी, 88 का आंसर सी। ठीक है, 88 का आंसर सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा। इस ब्लॉक की बात करें तो 15 को 3 से गुना कीजिए और 20 प्लस 25 कीजिए इक्वल टू 45, दोनों से आ जाता है। अब इसकी बात करते हैं। 9 को 3 से गुना कीजिए और 20 प्लस 7 कीजिए तो 27 आ जाता है। अब चलिए यहां की बात करते हैं। तो 12 को 3 से गुना कीजिए तो 36 आया, और उसके सामने जो दिख रहा है 29 प्लस 7 कीजिए तो ये भी 36 आता है। तो अब तो आप आंसर निकाल सकते हो। यहां से अगर जाते हैं तो यहां पर कितना है, 25 प्लस 29 इक्वल टू 54। तो मतलब 3 से किसको गुना करें, तो 18 को गुना करेंगे तभी ना 54 आएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, बी नंबर। तो 90 का जो आंसर हो गया वो बी चला गया। 90 का आंसर बी। देखिए 15 तिया 45, 25 20 45, 9 तिया 27, 20 7 27, तो 12 तिया 36, 29 7 36, तो 25 और 29 कितना हुआ, 54। अब 3 से भागा करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो फिर हटा देते हैं। अगला सवाल 91 में ABCD EF G और H केंद्र की ओर मुंह किए हुए एक वृत्ताकार टेबल में टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। चलिए कहां पे कौन कैसे बैठा हुआ है, तो चलिए देखिए। पहला लाइन कह रहा है C A के बाएं तीसरा और E के दाएं दूसरा है। अब C कहां पे, तो A के बाएं तीसरा, तो C कहां पे, तो A के बाएं तीसरा और E के दाएं दूसरा। तो C कहां पे, तो A के बाएं तीसरा लेकिन E के दाएं दूसरा है। B C के दाएं दूसरा है। अब B कहां पे है, तो C के दाएं दूसरा, तो C के दाएं दूसरा मतलब B यहां पे हो जाएगा। तो B C के दाएं दूसरा है, हो गया। D F के दाएं दूसरा है जो A के दाएं दूसरा है। तो जो किसके लिए, तो जो होता है F के लिए। तो मतलब कि F A के दाएं दूसरा है। F कहां है, A के दाएं दूसरा, और D कहां पे है, तो F के दाएं दूसरा है। D F के दाएं दूसरा हो गया। G C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो G इसका मतलब यहां हो जाएगा क्योंकि C का निकटतम पड़ोसी है नहीं। तो बच बन गया A B C D E F G H बच गया, हो गया सेट, सेट हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन 91 में A के तुरंत बाएं कौन है, तो बताइए कि A के तुरंत बाएं कौन है, तो A के तुरंत बाएं B है, मतलब कि 91 का आंसर A हो जाएगा। 91 का आंसर A। अब इसी पे अगला सवाल है 92 नंबर कि B के ठीक सामने कौन बैठा है। तो जरा बताइएगा कि B के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, तो B के ठीक सामने E बैठा हुआ है, मतलब कि 92 का आंसर C हो जाएगा। तो 91 का A और 92 का C। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि 93 नंबर दिया हुआ है, देखिए कह रहा है Q प्लस R ग्रेटर देन P प्लस S एवं P प्लस Q इज ग्रेटर देन R प्लस, तब यह निश्चित है कि P Q R S धनात्मक संख्या है। तो Q प्लस R इज ग्रेटर देन P प्लस S। ठीक है, 93 ना, ये तो मैथ का क्वेश्चन लग रहा है जी। देखिए बता देते हैं। देखिए Q प्लस R जो है, Q और R का ऐड P प्लस S से बड़ा है एवं P प्लस Q जो है R प्लस S से बड़ा है। इसका मतलब ये जरूर है कि Q कभी भी ना
पॉजिटिव में है और पी क्यू आर एस सभी धनात्मक संख्याएं हैं, मतलब सारे की सारे पॉजिटिव हैं, सारी की सारी पॉजिटिव है, सारी की सारी पॉजिटिव है। तो जरूर इससे क्या निकल सकता है, तो S जो है P से छोटा, तो S P से छोटा, हम ये S P से छोटा कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। Q S से बड़ा होगा ये हम कह सकते, क्योंकि S दोनों में और Q इसमें आ चुका है और इसमें वो पहले से ही है, मतलब Q S से बड़ा होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर 93 का ऑप्शन ए। वैसे ये मैथ का सवाल है, फिर भी लॉजिकली बना दिए हम कि देखिए S दोनों में कहां पे है, यहां पर है, अब Q यहां पर है और Q यहां पर है, मतलब S से बड़ा Q होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इस सेट का। चलिए 94, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए ई को प्रतिस्थापित करता है ई आई को, तो मतलब +4 हो रहा है कि नहीं, ए ई को प्रतिस्थापित करता है मतलब 4, ई आई को प्रतिस्थापित करता है मतलब कि +4 प्रतिस्थापित करे, ओ यू को प्रतिस्थापित करे और यू ए को प्रतिस्थापित करे, तो वर्णमाला क्रम में 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक बात बताइए, नहीं, अब इसमें देखिए सारे वॉवेल की बात कर रहा है, सारे किसकी बात कर रहा है, सिर्फ वॉवेल की बात कर रहा है। तो अब पूछ रहा है तो वर्णमाला क्रम में बताइए कि क्रम में 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो 11वां अक्षर क्या हो जाएगा कि, अब ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट जो है वो क्या है, स्थिर है, कॉन्सोनेंट स्थिर है। बदल रहा है किसको, सिर्फ वॉवेल बदल रहे हैं, वॉवेल बदल रहे हैं, क्वेश्चन से सिर्फ वॉवेल बदल रहे हैं, इसीलिए के का के ही होगा, मतलब कि 94 का ऑप्शन डी होगा, 94 का ऑप्शन डी होगा। तो सेट नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। हम लोग बहुत जल्द 8वें सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट सभी को। चलिए गुड नाइट।